नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेस में। मैं बीपी सैनी स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, एंटोमोलॉजी में जो एफसीआई एजीएम टेक्निकल वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल इंसेक्ट कुछ दिए हुए हैं। एंटोमोलॉजी का ही पार्ट है। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट से यहाँ पर मतलब है जो भी ऐसे इंसेक्ट जिनको हम इकोनॉमिक इंसेक्ट बोलते हैं, जिनके उत्पादन से हम कुछ उनके प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर उनके उत्पादक से कुछ कंट्री में इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ ट्रेड होते हैं। जैसे कि उसमें पहला है सेरीकल्चर। तो आज हम सबसे पहले सेरीकल्चर के बारे में ही जानेंगे। सेरीकल्चर, देखो कल्चर का मतलब आप जानते हो, कल्चर का मतलब कल्टीवेट करना होता है। क्या होता है? कल्टीवेट। कल्टीवेट मतलब उगाना या बनाना, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना। ठीक है, क्या होता है? प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना। सेरीकल्चर, सेरी इसका नाम, एक प्रोटीन होती है सेरिसिन। ठीक है, सेरिसिन क्या होती है? प्रोटीन होती है, और ये इंसेक्ट से ही निकलती है, इंसेक्ट बॉडी से ही। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रोटीन। ये क्या है? नेचुरल प्रोटीन। हालांकि ये सिल्क जो हम पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली सेरीकल्चर में जो सिल्क पढ़ना चाहते हैं, सेरीकल्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? सिल्क या रेशम का प्रोडक्शन। सिल्क या रेशम का प्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है कि सिल्क का प्रोडक्शन या फिर सिल्क बनाने वाले इंसेक्ट का रेयरिंग या कॉमर्शियली प्रोडक्शन। तो सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है? एक इंसेक्ट से। टाइप ऑफ इंसेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिल्क का प्रोडक्शन एक इंसेक्ट द्वारा होता है। इंसेक्ट की जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसी से क्या बनती है? सिल्क या रेशम। ठीक है, तो सिल्क या रेशम प्राप्त करने के लिए कॉमर्शियली रूप से, तो हमें इनके इस इंसेक्ट को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रेयर करना पड़ेगा, रेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी पालना पड़ेगा। इंसेक्ट को क्या करना पड़ेगा? पालना पड़ेगा, और इसका कल्टीवेशन करना पड़ेगा। कल्टीवेशन में ध्यान रखते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी, इंसेक्ट को डिजीज फ्री माहौल में रखना पड़ेगा, और इंसेक्ट से जो सिल्क प्राप्त होगी उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये पूरा ही जितना भी प्रोग्राम होता है प्रोसेसिंग का, सिल्क उत्पादन का, लार्वा लार्वा की कंडीशन को मेंटेन करने का, यह सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉमर्शियल रूप से पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इन सारी जो कल्चर होगा सिल्क का, प्रोडक्शन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरी का मतलब यहाँ पर सेरीसिन से जो प्रोटीन है। देखिए एक बात और बता दूं मैं, अपने पास सिल्क में जो होती है दो प्रोटीन होती है। सिल्क में क्या होती है? दो प्रोटीन होती है। एक होती है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन एक होती है सेरिसिन। ठीक है, दो प्रोटीन है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। तो सिल्क कौन सी? नेचुरल सिल्क जिसकी हम बात करते हैं, नेचुरल सिल्क में दो प्रोटीन होती है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। फाइब्रोइन का यहाँ पर हम बात करें कि सिल्क जो नेचुरल सिल्क है उसमें फाइब्रोइन की मात्रा अपने पास 90% तक होती है, लेकिन अगर एवरेज बात करें तो 60 से 70% सिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रोइन। और जो 20 से 25% तक प्रोटीन कौन सी होती है? सेरिसिन। देखिए सिल्क का ये धागा है, ठीक है, धागे की जो मोटाई है और जो इसकी मजबूती है, वो अलग अलग जो जिससे ये कीट भोजन लेता है। ठीक है, सिल्क की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी सिल्क क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? सिल्क क्वालिटी किस पे डिपेंड कर सिल्क कहाँ से प्राप्त हुई है? इंसेक्ट से। इंसेक्ट से प्राप्त हुई है, और इंसेक्ट का भोजन किससे करेगा? ये प्लांट से करेगा। तो प्लांट को क्या बोलेंगे? होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट जो भी रहेगा सिल्क इंसेक्ट का, होस्ट प्लांट से ही क्या प्राप्त होगा? इंसेक्ट। होस्ट प्लांट से ही क्या होगा? इंसेक्ट भोजन करेगा, फीड करेगा, या पर यहाँ पर फूड ग्रहण करेगा। क्या करेगा? फूड ग्रहण करेगा होस्ट प्लांट से। तो इंसेक्ट होस्ट प्लांट पे डिपेंड है। तो होस्ट प्लांट, जो भी होस्ट प्लांट रहेगा उसकी जो क्वालिटी रहेगी, उसी के आधार पर सिल्क की क्वालिटी डिटरमाइन की जाएगी। तो होस्ट प्लांट पे निर्भर कौन करता है? सिल्क की क्वालिटी। तो सिल्क कितनी है, किस कलर की है, कितनी मजबूती की है, कितना फाइन है, कितना अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, यानी उसका टिकाऊपन कितना है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? उस होस्ट प्लांट पर जिस पर सिल्क इंसेक्ट फीड कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। और
इंसेक्ट फीड करने के बाद एक लार यानी स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा। वो स्लाइवा किस में कन्वर्ट होती है? वो स्लाइवा नेचुरल सिल्क में कन्वर्ट होती है। और उस नेचुरल सिल्क का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? फाइब्रोइन होती है उसमें 60 to 70% और सेरिसिन होती है 20 से 25%। फाइब्रोइन से ये धागे बने होते हैं, फाइब्रोइन से सिल्क के धागे बने होते हैं। तो धागों का जो गुच्छा होता है, धागों का जो एक बंच होता है धागों का, उनके बीच में कुछ प्रोटीन ऐसे धसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, इनमें इनकॉर्पोरेट होते हैं, जो इन धागों को जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा गुच्छा होता है। तो ये जो मेन धागा है, जो धागा है, जो इसका फाइबर है सिल्क का, वो बना होता है फाइब्रोइन से। और दो धागों के या कुछ बंच होते हैं, कुछ बंच के बीच में जो इन धागों को आपस में चिपकाने का काम करती है, वो कौन सी प्रोटीन होती है? सेरिसिन प्रोटीन। ठीक है, तो सेरिसिन प्रोटीन का काम है फाइब्रोइन जो फाइबर है उनको आपस में क्या करना? चिपका के रखना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि दो प्रोटीन होती है सिल्क में, और सिल्क क्या है? नेचुरल प्रोटीन है। याद रखना, नेचुरल प्रोटीन है। कभी पूछ ले आपसे सिल्क क्या है, तो एक नेचुरल प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इस पर हम देखेंगे आगे की बात कि जो सिल्क प्रोडक्शन है उसकी हिस्ट्री क्या है, सिल्क प्रोडक्शन की क्या है, हिस्ट्री क्या रही है। हिस्ट्री का मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो सिल्क प्रोडक्शन की हम बात करें तो सिल्क प्रोडक्शन सबसे पहले चाइना में किया गया। चाइना में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना। आपको रखना है लगभग 3000 BC, लगभग 3000 BC पूर्व चाइना में एक साइंटिस्ट या एक व्यक्ति बोल लो, लाटजू, लाटजू ने ये सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया चाइना में। ठीक है, लाटजू ने सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया चाइना में, और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। चाइना में इंट्रोड्यूस करने का काम किसका है? लाटजू का। तो तुम्हें हिस्ट्री का इफेक्ट याद रखना है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, इसके बाद इंडिया की बात करें तो 1905 या 1906, 1905 या 1906 में इंडिया में पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट आप जानते हैं, एग्रीकल्चर वाले होंगे तो बेशक जानते होंगे, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, हालांकि इस टाइम पे इंस्टीट्यूट बिहार में हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम दिल्ली याद रख लो, पूसा इंस्टीट्यूट याद रखना, कोई हिस्ट्री में इतना नहीं घुसेंगे वो। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उसको नाम रखना, याद रखना है आपको, लेफ्रॉय। ठीक है, लेफ्रॉय किससे रिलेटेड? लाटजू और लेफ्रॉय दोनों ही सेरिकल्चर से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। अगर बात करें आगे कि जो सिल्क मोथ के बारे में बात करते हैं, देखो साइंटिफिक कल्टीवेशन, अगर सेरिकल्चर की बात की जाए, यहाँ पे सेरिकल्चर की आप अगर परिभाषा देना चाहें तो क्या होगा? ऐसे बोल सकते हैं, साइंटिफिक साइंटिफिक कल्टीवेशन, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म या फिर सिल्क मोथ, दोनों में मैं अंतर बता दूंगा, सिल्क वर्म या सिल्क मोथ। ठीक है, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसका प्रोडक्शन करना है? सिल्क का प्रोडक्शन करना है, लेकिन साइंटिफिक कल्टीवेशन होना चाहिए, वरना घर पे हम सिल्क नहीं बना सकते। पूरी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही हम सिल्क वर्म को अच्छे से कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात ध्यान रखनी है कि सिल्क मोथ, अब सिल्क वर्म और सिल्क मोथ में क्या अंतर है? देखो मोथ एक टर्म है, मोथ जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो जो यंग एडल्ट होता है, ठीक है, जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट होता है इसको बोलते हैं मोथ। इसको जो एडल्ट होता है उसको बोलते हैं, सिल्क का जो इंसेक्ट होता है, सिल्क प्रोड्यूस करने वाला जो इंसेक्ट होता है वो क्या होता है? एडल्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? मोथ। फिर ये मोथ, देखो मेल, मोथ यानी मेल, और क्या रहेगा? फीमेल। मेल और फीमेल क्या करेंगे आपस में? आपस में कोपुलेशन करेंगे। कोपुलेशन का मतलब मिलेंगे आपस में, और यहाँ पर इसके स्पर्म और इसके ओम आपस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन के बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे? एग प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे? एग। और एग से फिर हम सबसे पहले हैचिंग के बाद हमें एक छोटा सा यहाँ पर ऐसा इंसेक्ट दिखेगा। इंसेक्ट इसको बोलते हैं लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लार्वा। लार्वा के बाद लार्वा क्या करेगा? कुछ दिन तक बिना खाए पिए अवस्था में रहकर ये आपस में क्या हो जाएगा? एक डाइफोज स्थिति में चला जाएगा। डाइफोज स्थिति में चला जाएगा और आपस में सिल्क इसके ऊपर आ जाएगी। कैसे आएगी? पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। इसको बोलेंगे हम प्यूपा स्टेज। ये प्यूपा स्टेज है। और प्यूपा को फाड़ कर एक वापस एडल्ट मोथ इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल मैंने एक जनरली बता दी है कि कैसा क्या होगा। लेकिन ये याद रखना आप कि मोथ क्या होता है? मोथ होता है सिल्क। मोथ को बोलते हैं एडल्ट वाला, एडल्ट वाली स्टेज। और सिल्क वर्म, देखो ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं सिल्क वर्म। तो लार्वा को क्या बोला जाता है? वर्म। तो यहाँ पर सिल्क मोथ रहेगा तो सिल्क वर्म भी बनेगा। अंडे से फूटने वाला जो हैचिंग होगी, अंडे से फूटने को हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग के बाद जो बनेगा ये कर्मी रूपी संरचना बनेगी, इसको क्या बोलते हैं? हम वर्म बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बात समझ में यहाँ तक आनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं किस सिल्क मोथ के टाइप हो सकते हैं। यानी इंसेक्ट जो सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर है उसमें अलग अलग इंसेक्ट हम ले सकते हैं। सेरिकल्चर में इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट के भी टाइप होते हैं। एक ही इंसेक्ट नहीं है जिससे हम क्या बना दें, एक इंसेक्ट नहीं जिनसे हम बना दें कि सारी सेरिकल्चर में इंसेक्ट से प्रोडक्शन कर सकते हैं तो एक ही टाइप का होगा, ऐसा नहीं है। तो इसका क्या होता है? इंसेक्ट का भी क्या होता है? क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ये आपको देखना पड़ेगा सेरिकल्चर में। सेरिकल्चर में देखो पहला वाला जो सिल्क मोथ है वो है मलबेरी। क्या है? मलबेरी। मलबेरी प्लांट किसको बोलते हैं? मलबेरी सिल्क मोथ, जो कि मलबेरी प्लांट पे फीड करेगा। ठीक है, सिल्क वर्म। दूसरा है यहाँ पर अपने पास ओक। ओक का एक पेड़ होता है, ट्री होता है। और ओक टसर या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रॉपिकल टसर। ट्रॉपिकल टसर, इनके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे हम। तीसरा प्रकार यहाँ पर हो सकती है मूगा। मूगा सिल्क मोथ, मूगा सिल्क मोथ। ठीक है, जो मूगा सिल्क बनाएगा। और चौथा प्रकार हो सकता है एरी सिल्क मोथ, एरी सिल्क मोथ। ठीक है, तो ये चार प्रकार हैं अपने पास बेसिकली क्लासिफिकेशन में। किसके? स्पीसीज के। किसकी स्पीसीज? स्पीसीज इंसेक्ट की। इंसेक्ट की स्पीसीज के अपने पास क्या है? चार टाइप है बेसिकली। अब इन चार टाइप को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन चार टाइप को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हम ये देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मलबेरी सिल्क मोथ की बात करते हैं। ठीक है, मलबेरी सिल्क मोथ की बात पहली बार करते हैं। मलबेरी का मतलब होता है सहतूत। एग्रीकल्चर वाले होंगे तो आपको पता होगा। मोरस अल्वा इसका नाम है, सहतूत के पेड़ का। ठीक है, जहाँ पर ये फीड करता है तो मलबेरी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम हम बात करें, जिसका जूलॉजिकल नेम है वो है इसका बॉम्बिक्स मोराई। और ज़्यादातर हम इसी की ही बात करेंगे, बॉम्बिक्स मोराई इसका नाम है। तो मोराई क्यों बोलते हैं? और इसका ओरिजिन अगर मान मान के चलो चाइना में सबसे पहले। और ये किस पर फीड करेगा? मोरस अल्बा प्लांट। मोरस अल्बा प्लांट, इसको बोलते हैं सहतूत। तो ये सहतूत की पत्तियां खाएगा और सहतूत की पत्तियों में फीड करेगा। और कौन सा इंसेक्ट है? बॉम्बिक्स मोराई। और इस इंसेक्ट को हम क्या बोलेंगे? बॉम्बिक्स मोराई। मोराई इसलिए क्योंकि मोरस एल्बा। ठीक है, और मोरस एल्बा यानी कि सहतूत के कल्टीवेशन को, ये याद रखना, कल्टीवेशन ऑफ मोरस अल्बा इसको बोलते हैं मोरिकल्चर। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मोरिकल्चर। कई बोलते हैं कि सेरिकल्चर मोरिकल्चर एक साथ ही आता है, लेकिन मोरिकल्चर सहतूत के पेड़ों को उगाना। किसको उगाना? पेड़ों को उगाना, इसको बोलते हैं मोरिकल्चर। ये टर्म भी याद रख लेना आप। अब देखो मलबेरी सिल्क मोथ जो होता है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। और ये चाइना में इसका ओरिजिन हुआ है। और ये किस पर फीड करता है, यानी किस कौन से पौधे को खाता है? मोरसेल्बा यानी सहतूत।
दूसरा वाला बात करें हम ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टसर सिल्क, ठीक है, ट्रॉपिकल टसर की बात करेंगे। ट्रॉपिकल टसर की अगर बात होगी तो इसका नाम है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन में, एंथेरेरिया एंथेरेरिया मिलिटा। क्या है? एंथेरेरिया मिलिटा इसका नाम है, ये याद रखना, एंथेरेरिया मिलिटा ट्रॉपिकल टसर का नाम है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंडिया इसका ओरिजिन है। क्या ओरिजिन है? इंडिया इसका ओरिजिन है। और ये सोरिया रोबस्टा एक प्लांट है, सोरिया रोबस्टा उस पर फीड करता है, सोरिया रोबस्टा पर फीड करता है, ठीक है। और इसके अलावा अर्जुन का वृक्ष जो आता है जिसको बोलते हैं टर्मिलेरिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, इस पर भी ये फीड करता है, ठीक है। यहाँ तक ये फीड करता है। ये 2-3 प्लांट का आपको नाम याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। देखो इसका नाम आपको विशेषकर याद रखना है, एंथेरेरिया मिलेटा, जिसका ओरिजिन क्या है? इंडिया है, ठीक है। और ये सोरिया रोबस्टा और टर्मिलेरिया अर्जुना पे। इसके अलावा दूसरा है ओक टसर सिल्क वर्म, ठीक है। ट्रॉपिकल टसर सिल्क वर्म और ओक टसर सिल्क दोनों का प्रकार क्या है? टसर है, लेकिन एक है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब जो बीच वाला गर्मी वाला एरिया है उस पर, बाकी ठंड वाले एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल है। तो इंडिया का जो मध्य प्रदेश राजस्थान वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ वाला, वो ट्रॉपिकल में आता है ना। अब तीसरा हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरे की हम बात करें तो ओक टसर सिल्क, तीसरा किस पे आएगा? ओक टसर सिल्क। तो तीसरा वाला जो है अपने पास कौन सा है? ओक टसर सिल्क, सिल्क बोल दो या सिल्क वर्म बोल दो, ठीक है। ओक टसर सिल्क अपने पास है तीसरा वाला। इसके स्पीसीज बहुत सारी है, याद रखना, स्पीसीज क्या है? इसकी बहुत सारी है, लेकिन इसकी जो मैं बेसिकली एक ही है, ये भी, इसका नाम भी एंथेरेरिया ही है। इसका नाम भी क्या है? एंथेरेरिया ही है। लेकिन इसकी जीनस तो एंथेरेरिया है, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। जैसे आपको कभी सुनने को मिल जाए प्रोलियाई, ठीक है, प्रोलियाई, एंथेरेरिया प्रोलियाई। इसके अलावा आपको सुनने मिल जाए एंथेरेरिया फ्रीती, ठीक है, एंटेरेरिया फ्रिथी। दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए एंटेरेरिया कॉम्पेटा, ठीक है, या कैम्पेटा, कॉम्पेटा या कैम्पेटा बोल सकते हो आप। इसके अलावा एंटेरेरिया पर्नी आपको बेसिकली सुनने को मिलेगा सब जगह, पर्नी, इसको याद रखना, एंटेरेरिया पर्नी को मैं स्टार लगा देता हूँ, ये वाला पर्नी, एंटेरेरिया पर्नी। इसके अलावा यम्माई, ठीक है, यम्माई आपको ऐसा नाम लगा होगा जैसे जापान में नाम होते हैं यम्माई, ठीक है। तो ये जापान में स्पेशल क्या है? एंटेरेरिया, एक इसका ओरिजिन क्या है? जापान है। और पर्नी का ओरिजिन यहाँ पर चाइना मान लेंगे। और बाकी याद रखना मिलिटा जैसे ही है, इन तीनों का ओरिजिन क्या है? इंडिया ही है। तो अगर आपको ध्यान रह जाए, जैसे यम्मा यम्मा गाड़ी कहाँ की है? जापान की, ठीक है। और परनी, परनी से आप चाइना याद रख लेना, बाकी सब इंडिया के, एंथेरेरिया बाकी सब इंडिया के हैं, बस परनी चाइना का और यम्माई जापान का है। और स्पेशल इसमें कुछ पौधे स्पेशल नहीं है, प्लांट नहीं है, होस्ट प्लांट जो मेन तो क्यूरकस है, क्यूरकस सुबेर, ठीक है, एक प्लांट है क्यूरेकस। ये सब क्यूरेकस को ही फीड कर सकते हैं, सारे ऑक्टसर सिल्क वाले क्यूरेकस। और उसी जलवायु के आधार पर ही क्या रहेंगे? उसी जलवायु के आधार पर ही ये क्या रहेंगे? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं छोटा वाला, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, मूगा रेशम कीट। क्या बोलते हैं उसको? मूगा रेशम, इसको बोलते हैं मूगा रेशम। ये फोर्थ वाला है मूगा, मूगा सिल्क वर्म। हमने 3 पढ़ लिए यहाँ, और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। तो चौथा वाले क्लासिफिकेशन में सिल्क वर्म, इसका नाम भी स्टार्ट होता है एंथेरेरिया, एंथेरेरिया आसामा। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आसामा, ठीक है। बेसिकली ये इंडिया से ही है, इंडिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, इंडिया से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंडिया मेंशन करेंगे, इंडिया वालों को ज़्यादा ध्यान रखना अच्छे से। बाकी इसका सिल्क का हमेशा चाइना से रहा है। और एक प्लांट है मिचिलिस, मिचिलिस का ध्यान रखना, मिचिलिस का प्लांट है, इसका पूरा नाम है मिचिलिस बॉम्बिसाइन, लेकिन आप मिचिलिस प्लांट याद रखना, इसका होस्ट प्लांट है मिचिलिस प्लांट, ठीक है। मूगा रेशम का, मूगा सिल्क वर्म का क्या है? मूगा एंथेरेरिया आसामा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्न में से एंथेरेरिया आसामा किस प्रकार की सिल्क बनाता है? तो आपको लिखना होगा मूगा सिल्क। बस ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बेस पे पूछे जाएंगे,
इनके नाम और इनका बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम। ठीक है, एरी सिल्क वर्म जो है, एरी रेशम जिसको बोलते हैं, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, फिलोसेमिया, फिलोसेमिया रिसिनी, फिलोसेमिया रिसिनी। और इसका होस्ट प्लांट आपको महत्वपूर्ण है अरंडी का पौधा। ठीक है, अरंडी का प्लांट जो होता है जिसको बोलते हैं रिसिनिस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस, इसका याद रखना। ये अरंडी के पौधे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रिसिनी। तो फिलोसोमिया रिसिनी ये एरी रेशम को उत्पादित करता है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई अपनी क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कि होस्ट प्लांट क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है और टाइप कितने हैं, टाइप 5 है, मलबेरी सिल्क वर्म, ट्रॉपिकल टसर सिल्क वर्म, ओक टसर सिल्क वर्म, मूगा सिल्क वर्म और एरी रेशम। ठीक है, तो ये अलग अलग जो जो टसर रेशम में दोनों आ जाएंगे, ट्रॉपिकल टसर हो या ओक टसर हो या टेम्परेट टसर हो, वाइल्ड टसर हो, सारी टसर एक जैसी हो जाएगी। मलबेरी अलग हो जाएगी, मूंगा अलग हो जाएगी, एरी अलग हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम सिल्क वर्म के टाइप, तो यहाँ पर अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। अब हमने ये बात की है केवल क्लासिफिकेशन के बेस पे। अब हम क्लासिफिकेशन अगर करना चाहें, जैसे इनमें से पालने वाली जातियाँ कौन कौन सी है, जैसे डोमेस्टिकेटेड कौन सी है, डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है जिनको आसानी से पाला जा सकता है, डोमेस्टिकेटेड जिनको पालतू बनाया जा सकता है, यानी पालतू बनाया जा सकता है, पालतू यानी इसको आसानी से मैन हैंडलिंग मैनुअल तरीके से पाला जा सकता है। तो याद रखना इसमें डोमेस्टिकेटेड जातियों में मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये मलबेरी। ठीक है, मलबेरी, मलबेरी वाला जो सिल्क वर्म है, एक तो ये, इसके अलावा हम जो बात करते हैं रियर्ड टसर, जिसको हम टसर, देखो ज़्यादातर वाइल्ड होती है लेकिन कुछ टसर वर्म को हम क्या पाल सकते हैं, पाल भी सकते हैं। ठीक है, और एक हम बात करते हैं वाइल्ड टसर, की बात करें वाइल्ड टसर की, जो पाला नहीं जा सकता, जंगली तरीके से भी उग जाती है, जंगली तरीके से भी उग जाती है, जिनको बोलते हैं वाइल्ड टसर। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो वाइल्ड, 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 वाइल्ड में एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास वाइल्ड जो कि जंगली तरीके से उग जाते हैं, इसमें टसर, ठीक है, मूंगा, टसर मूंगा, इसके अलावा एरी, ये भी क्या है, वाइल्ड है। कुछ जो बाकी टसर बच गई वो, बाकी टसर हमेशा क्या होती है, टसर जो रेशम होती है, टसर वाले कीट वो वाइल्ड ही होते हैं, लेकिन कुछ टसर कुछ टसर कीटों को, टसर रेशम बनाने वाले कीटों को हम पाल भी सकते हैं, तो उनको किस में रख लिया, डोमेस्टिकेटेड में। बाकी टसर, मूंगा, एरी, ये सब क्या है, ये सब जंगली तरीके से हम इनको उगा सकते हैं, यानी इनके कीटों को जंगल में ही पाला जा सकता है, जंगली है ये, है ना, इनको पालतू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ टसर की कुछ स्ट्रेन होती है उनको हम पालतू बना सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वन्य, वन्य रेशम कीट, या इंग्लिश में भी यही नाम फेमस है, वन्य सिल्क। किस नाम से जानी जाती है, वन्य सिल्क के नाम से जानी जाती है। टसर, मूंगा और एरी, ये 3 प्रकार की सिल्क को हम वन्य सिल्क के नाम से जान जाते हैं। यहाँ तक याद रखना, ठीक है। अब बात करें अगर इनकी लाइफ, इन सब कीटों की, जैसे कि एक सीजन में या एक साल में ये कितनी बार बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, इनमें से लार्वा निकलता है, और कितने साल में ये क्या करते हैं, कितने साल, एक साल में कितनी ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक एक पर ईयर लाइफ साइकिल कितनी कंप्लीट होती है इनकी। तो ये बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के तीसरे वाले रूल पर, जहाँ पर लाइफ साइकिल के बेसिस पे है। तो इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हम जानना चाहें, लाइफ साइकिल के बारे में, तो देखो पहला क्लासिफिकेशन में आ जाएगा मल्टी वोलेटाइन, मल्टी वोलेटाइन, ठीक है। दूसरा आ जाएगा अपने पास बायोलेटाइन, तीसरा अपने पास आ जाएगा यूनिवोलेटाइन, ठीक है। अब देखो ये शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मल्टी वोलेटाइन है। तो याद रखना मल्टी वोलेटाइन उसको बोलते हैं जो 2 से ज़्यादा लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट कर लेता है, लाइफ साइकिल पर ईयर, 2 से ज़्यादा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, इसमें कितना रहेगा, 2 से ज़्यादा लाइफ साइकिल एक कंप्लीट कर ले,
तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी ओलेटाइन। मतलब इसकी लाइफ साइकिल 2 बार होती है, जैसे एडल्ट, लार्वा, प्यूपा और वापस एडल्ट, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट। दूसरी लाइफ साइकिल कब होगी, फिर वापस ये अंडे देने लग जाए, तो ये 2 से ज़्यादा कर लेता है। अब बायोवोलेटाइन आप समझ गए कि 2 लाइफ साइकिल पर ईयर, ठीक है, 2 लाइफ साइकिल पर ईयर, इसको बोलते हैं बाय बायोवोलेटाइन। और यूनिवोलेटाइन 1 लाइफ साइकिल, 1 लाइफ साइकिल पर ईयर। ये साल में एक बार ही क्या देते हैं, ये देते हैं। अब साल में एक बार देंगे तो याद रखना कि ये इन्वायरमेंट बेस है, तो ये यूनिवोलेटाइन ज़्यादातर कहाँ होती है, यूनिवोलेटाइन ज़्यादातर किसको बोलते हैं, ओक टसर को बोलते हैं। और ओक का पेड़ ज़्यादातर ठंड वाले इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे अगर मलबेरी की बात करें, मलबेरी रेशम कीट की, तो अगर JNK जम्मू कश्मीर या ऊपरी इलाकों में बात करें तो मलबेरी भी क्या करेगा, मलबेरी और रेशम कीट भी यूनिवोलेटाइल हो जाएगा, यूनिवोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका मौसम ही नहीं बन पा रहा है रिप्रोडक्शन का। इसलिए ये टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट मतलब ठंड वाले इलाकों में ये एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है, इसलिए वो यूनिवोलेटाइन हो जाता है। ऑक्टसर भी क्या है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवोलेटाइन कब रहेंगे, जब ये टेम्परेट रीजन में रहेंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट, ये हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए ये क्लास यहाँ तक रखते हैं, क्लासिफिकेशन तक। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।